नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 4 सितंबर 2023 की ऑल शिफ्ट यानी फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट। इन तीनों पारियों में पूछे गए जीके के सभी सवाल मिल चुके हैं। ऐसा आज पहली बार हुआ कि सभी सवाल यानी प्रत्येक शिफ्ट में जो 25 जीके सवाल पूछे जाते हैं ना, तीनों पारियों के सभी 25 यानी 75 एग्जैक्ट सवाल स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर सेंड किए। तो सभी अभ्यर्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर एग्जाम खत्म होने के बाद सवाल सेंड किए। आप भी अपने सेट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो या फिर इसकी पीडीएफ फाइल के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यहाँ पर अपन जो जीके का एनालिसिस करने वाले हैं वो सब्जेक्ट वाइज करेंगे, यानी जीके में भी टॉपिक वाइज देखेंगे कौन से टॉपिक से सवाल बना है, ताकि आने वाले शिफ्ट या फिर आने वाले एसएससी के किसी भी एग्जाम्स के लिए आपको एक आइडिया लगे कि टीसीएस किस पैटर्न से जीके के सवाल पूछती है। तो ये थोड़ा हटकर एनालिसिस में कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो देख लिया होगा, बाकी फर्स्ट शिफ्ट का भी लास्ट में इंक्लूड कर देंगे सवाल। शुरुआत यहाँ पर करते हैं 4 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के सवाल। उसके बाद देखेंगे 4 सितंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल और लास्ट में देखेंगे प्रथम पारी में पूछे गए जीके के सवाल। तो ऑल शिफ्ट का एक वीडियो में एफर्ट के लिए लाइक कर देना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज 4 सितंबर सेकंड शिफ्ट की बात करूँ एमटीएस में, तो भूगोल के 3 सवाल पूछे गए सेकंड शिफ्ट में। कला संस्कृति नृत्य संगीत उत्सव से 6 सवाल पूछे गए हैं। इतिहास से 3 सवाल पूछे गए हैं। करंट अफेयर से 2 सवाल आए हैं आज आपके सेकंड शिफ्ट में। पुस्तक लेखक से 2 सवाल और थर्ड शिफ्ट में भी 2 सवाल थे। पुस्तक लेखक से प्रत्येक शिफ्ट में सवाल आ रहे हैं। इकोनॉमिक्स से 2 सवाल है, पॉलिटी से भी 2 सवाल, विज्ञान से 2 क्वेश्चन, विविध से 1 सवाल है, विश्व जीके से 1 सवाल, स्पोर्ट फैक्ट से 1 सवाल है। तो ये सभी सवाल आज आपके पूछे गए हैं। सेकंड शिफ्ट में आप देख सकते हो 25 के 25 सवाल कौन से सब्जेक्ट से पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं एक एक करके। भूगोल की बात करें तो 3 सवाल जो भूगोल के पूछे गए। पहला सवाल, गुआ और नोवा मुंडी की खदानें कहाँ पर हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट से देखेंगे, गुआ और नोवा मुंडी की खदानें हैं। ये माइंस दोस्तों झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले में आती है। और गुआ और नोवा मुंडी में किसकी खानें हैं, आपको लोह एस्क की खान यहाँ पर मिलेगी। किसकी, लोह एस्क मिल जाएगी। नोवा मुंडी में लोह एस्क मिलेगा जो कि झारखंड में है। आपको पता होगा आयरन ओर है सबसे अधिक उड़ीसा में होता है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में। यानी लोह एस्क सबसे अधिक उड़ीसा में उत्पादित होता है लगभग 55% और छत्तीसगढ़ में 17%। और झारखंड में भी लोह एस्क होता है। आप देख सकते हो झारखंड में रावघाट खदान छत्तीसगढ़ में है। इसके अतिरिक्त जो प्रमुख खदान में आपके गुरम हिसानी खदान उड़ीसा में है। कुद्रु में एक जो काफ़ी बार पूछा हुआ है कि कुद्रेमुख लोह एस्क खदान कहाँ पर है, तो कुद्रेमुख कर्नाटक में। बेलाडीला लोह एस्क वेरी इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला है। और राव घाट भी छत्तीसगढ़ में। जाजंग रुंगटा खदान उड़ीसा में है। बल्दा ब्लॉक लोह खदान उड़ीसा में। तो ये प्रमुख लोह एस्क की खदानें आपको याद रखना है। अरब सागर किस महासागर का भाग है, सेकंड जो जियोग्राफी का सवाल, अरब सागर किस महासागर का विस्तार है, तो इंडियन ओशियन यानी हिंद महासागर का विस्तार है अरब सागर। अरब सागर बेसिन में कौन से देश आते हैं, भारत, ईरान, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, सेशल, सोमालिया, श्रीलंका, यमन। नेक्स्ट वन यहाँ पर, गोविंद सागर झील कहाँ पर है। गोविंद सागर झील दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में स्थित एक मानव निर्मित झील है गोविंद सागर। इसका नाम सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के नाम पर रखा गया है। और ये जो गोविंद सागर झील है ना, ये झील भाखड़ा बांध है ना उसके निर्माण के कारण बनी है। तो भाखड़ा बांध निर्माण के कारण सतलज नदी पर ये गोविंद सागर झील बन गई थी। तो ये याद रखना किस डैम के निर्माण के दौरान, भाखड़ा डैम। अब कला संस्कृति नृत्य संगीत से 6 सवाल कौन से पूछे हैं वो देखते हैं। सवाल देखिएगा, बुद्ध पूर्णिमा किस हिंदू माह में मनाई जाती है। बुद्ध पूर्णिमा जो उत्सव है ये मनाया जाता है वैशाख माह की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। और बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण हुआ था। तो बुद्ध पूर्णिमा है, कितना इंपॉर्टेंट है। मनाया कब जाता है दोस्तों, वैशाख माह की पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख माह की पूर्णिमा। आपको पूछ ले गुरु नानक देव जी की जयंती, पूछ क्या ले, आपको अभी हाल ही में पूछा गया एमटीएस में, गुरु नानक देव जी की जयंती कब मनाई जाती है, तो कार्तिक पूर्णिमा को मनाई जाती है गुरु नानक देव जी की जयंती। गौतम बुद्ध की जयंती बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा को नानक देव जी की जयंती। हनुमान जी, राम भगत हनुमान जी की जयंती भी पूर्णिमा के दिन चैत्र मास की पूर्णिमा में मनाई जाती है। और ये आपको बता दूं भगवान महावीर जयंती कब मनाई जाती है, तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है भगवान महावीर जयंती। ये प्रमुख जयंतियां हो गई प्रमुख धर्मों की। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर पूछा है डांस फेस्टिवल में, काशाद शुक माइंसियम, ये जो डांस फेस्टिवल है कौन सी जनजाति मनाती है। इस डांस को आप नाम देखिएगा, काशाद शुक माइंसियम।
इसे वाइकिंग डांस भी कहते हैं। ये मेघालय की खासी जनजाति है, उनके द्वारा मनाया जाने वाला एक फसल कटाई के दौरान उत्सव है। अप्रैल महीने में कटाई के मौसम के अंत में मनाए जाते हैं। नए मौसम की शुरुआत के प्रतीक के रूप में अगले सीजन के लिए बीज बोते हैं। तो वहाँ पर फेस्टिवल जो मेघालय में मनाई जाती है खासी ट्राइब्स के द्वारा काशाद सुकमाइंसियम या वाइकिंग डांस है। काशाद सुकमाइंसियम है मेघालय की खासी ट्राइब का डांस है, ठीक है। तो ये काशाद मेघालय। नेक्स्ट यहाँ पर किस कुचिपुड़ी नृत्यंगना को नृत्य शैली को आगे बढ़ाने के उनके अथक प्रयासों के लिए 2022 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो नाम है इनका दोस्तों पद्मश्री मिला है। तो पदमजा रेड्डी, गद्दाम पदमजा रेड्डी को पद्मश्री 2022 में कुचिपुड़ी की डांसर है ये। यहाँ पर शंभू महाराज किस घराने से है? तो घराने का भी अलग से वीडियो डाला हुआ, देख लेना, घराने टॉप 10 जी के सर्च करके। शंभू महाराज किस घराने से हैं? लखनऊ घराने से हैं। शास्त्रीय नृत्य शैली कथक के नर्तक थे ये। तो कथक के डांसर लखनऊ घराने से बिलोंग रखते हैं शंभू महाराज। और बाकी लखनऊ घराने में और प्रमुख प्रतिनिधि की बात करें, वैसे अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में इसकी परंपरा की शुरुआत हुई है। लखनऊ घराना नृत्य शैली कथक है। इसमें और भी पंडित बिरजू महाराज, अच्छन महाराज, ईश्वरी प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, बिंदादिन महाराज, ठीक है, कालिका प्रसाद, भैरव प्रसाद, मधुरिता सारंग, शाश्वती सेन, पंडित लच्छू महाराज, ये सभी लखनऊ घराने के हैं, जिसमें शंभू महाराज भी हैं। बनारस घराने की बात करें तो पंडित बड़े रामदास, पंडित छोटे रामदास, पंडित महादेव प्रसाद मिश्र, पंडित राजन साजन मिश्र, ये हैं बनारस घराने में। जहाँ पर बनारस में ही ठुमरी गायिकाओं में रसूलन बाई और सिद्धेश्वरी देवी, गिरजा देवी ठुमरी गायिका, काफ़ी बार पूछा हुआ, गिरजा देवी ठुमरी गायिका है। कथक नर्तक में बनारस में सितारा देवी, क्वीन जयंती माला, और ये जयपुर अतरौली घराने के प्रमुख सिंगर हो गए। मल्लिकार्जुन मंसूर, केसर भाई केरकर, किशोरी अमोनकर। ये किराना घराने में पूछा जाता है काफ़ी बार, पंडित भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल, वेरी इंपॉर्टेंट है किराना घराना। मेवाती में पंडित जसराज बहुत बार आ चुका है। ग्वालियर में हद्दू खां, हस्सू खान, नत्थू खान का आ चुका है। पटियाला घराना में बड़े गुलाम अली खान का आ चुका है, ठीक है। ये सभी और याद रखने हैं। नेक्स्ट सवाल है पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक है? बार बार सवाल आ रहा है वाद्य यंत्र का। तो रविशंकर है सितार वादक है। सितार वादक में पंडित रविशंकर, बुद्धादित्य मुखर्जी, उमाशंकर मिश्र, विलायत खान, शाहिद परवेज, वंदे हसन, अनुष्का शंकर, हाराशंकर भट्टाचार्य, ये सभी सितार वादक हैं। बाकी सारंगी वादक में शकूर खान का नाम प्रमुख रूप से आता है। पंडित राम नारायण भी सारंगी है। वायलिन में लालगुड़ी जयराम और विज्जी जोग हो गए, और टी.एन. कृष्णन है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। स्रोद में आपके पूछा जाता है अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान है, और अली अकबर खां, बुद्धदेवदास गुप्ता आता है। संतूर में शिव कुमार शर्मा और भजन सोपारी का हाल ही में आ चुका है एमटीएस में। रुद्र वीणा में अशद अली खान और जिया मोहिनुद्दीन डागर का पूछा जाता है। मोहन वीणा विश्वमोहन भट्ट है। शहनाई में बिस्मिल्ला खान का पूछा जाता है। तबला में जाकिर हुसैन, साबिर खान, अल्लाह रखा खान, पंडित कृष्ण महाराज, संदीप दास, गुद्दई महाराज, सुखविंदर सिंह है, ज्ञान प्रकाश घोष है, ये सभी तबला। पखावज में तोताराम शर्मा का पूछा हुआ सवाल है। गोपाल दास का भी पूछा हुआ है, और यहाँ पर नहीं देख रहा है। मृदंगम में केवी प्रसाद, वेरी इंपॉर्टेंट है, और पाल घट्टी मणि अय्यर है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी आप पाल घट्टा रघु भी मृदंगम है। नेक्स्ट सवाल है नटवारी नृत्य कहाँ का प्रचलित है? अब नटवारी नृत्य है पूर्वांचल का। पूर्वांचल है उत्तर प्रदेश का ही भाग है। तो पूर्वांचल है पूर्वी उत्तर प्रदेश का भोजपुरी क्षेत्र है, जो अपने आप को एक अलग राज्य की मांग करता है। तो पूर्वांचल में नटवारी डांस किया जाता है, जो भगवान कृष्ण के नृत्य के रूप में इसे जानते हैं। नटवारी नृत्य को कथक से जोड़ा जाता है, और जो नटवारी नृत्य है इसे 1960 में पुनर्जीवित किया था कथक नृत्यांगना उमा शर्मा ने। अगले यहाँ पर हिस्ट्री से 3 सवाल पूछे गए हैं, देखते कौन से हैं। आपके सेकंड सेट में हिस्ट्री के 3 सवाल। सबसे पुराना स्तूप कौन सा है? तो आप कहेंगे भारत का सबसे प्राचीन स्तूप है पिपरवाह स्तूप। पिपरवाह स्तूप कहाँ पर है? बस्ती उत्तर प्रदेश में। एक प्राक मौर्य युगीन स्तूप है। इसका ऑप्शन नहीं था, तो महान सबसे स्तूप है सांची का, वो भी पुराना स्तूप की कैटेगरी में आता है, जो कि सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। महान स्तूप जो सांची में है, और पुराना आपका आता है तो पिपरवाही होगा। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत किसने की है? हाल ही के एसएससी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ सवाल है। 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जो निचली जाति के लोगों को मंदिरों में प्रवेश करना, मंदिर के कुओं से पानी का उपयोग और पानी खींचने की अनुमति देता है। मंदिर प्रवेश आंदोलन 1927 में कब हुआ? 1927, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट वाले पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। 14 जनवरी 1761 को किनके मध्य हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत?
तो मराठा और अहमद शाह अब्दाली की मध्य हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली कहो या फिर दुर्रानी कहो, इनकी जीत हुई थी। अहमद शाह अब्दाली जीत गए थे, मराठा हार गए थे। और ये युद्ध है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को प्रथम युद्ध है। द्वितीय युद्ध 1556 को, तृतीय युद्ध 1761 को। अब प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें लोदी गोदी हो गई थी। यहाँ पर मुगल जीत गए थे, बाबर, लोदी की हार हो गई थी। पानीपत का सेकेंड युद्ध 1556 में अकबर के सेनापति बेहरम खान और अकबर के सेनापति बेहरम खान और हेमू के मध्य, सही है ना। तो ये युद्ध आदिल शाह सुर के सेनापति और अकबर के सेनापति के मध्य हुआ, जिसमें अकबर के सेनापति, जिसमें एक तो बेहरम खान थे, एक थे जमान प्रथम, इनको जीत मिली थी। और यहाँ पर आदिल शाह सुर का सेनापति हेमू है, वो हार गया था। अब करंट अफेयर से 2 सवाल देखते हैं आपके सेकंड सेट में। एक सवाल ये बार बार रिपीट हो रहा है एमटीएस में, थोड़ा इसको डिटेल में बात करते हैं। एमटीएस हो गया, इससे पहले सीएचएसएल में भी देखा है ये सेम सवाल। संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश सेकेंड अमेंडमेंट बिल 2022 किस राज्य हेतु पेश हुआ है? अब 3 प्रमुख बिल पेश हुए हैं 2022 में। 3 बिल कौन से? तो यहाँ पर मैं बता दूं, ये 3 बिल, एक तो उत्तर प्रदेश के लिए है एससी और एसटी सेकेंड विधेयक। अब उत्तर प्रदेश के लिए एससी एसटी दोनों का नाम आएगा टाइटल में। केवल आपको पूछे संविधान अनुसूचित जनजाति, यहाँ पर केवल एसटी का उल्लेख मिला है। संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश सेकेंड, वो है तमिलनाडु के लिए। एससी एसटी दोनों मिले तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश के लिए है। बाकी यहाँ पर एक चौथा भी है जो कर्नाटक के लिए है। कर्नाटक के लिए संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संशोधन 2022, ये कर्नाटक के लिए, चौथा कर्नाटक के लिए है। सेकंड में उत्तर प्रदेश का भी आता है, तमिलनाडु का भी आता है। अब इन तीनों का, दोनों का तो ऑलरेडी आ चुका सवाल है। अब उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति को एसटी में शामिल किया, बार बार आ रहा, तो गौंड जनजाति है वो। और ये उत्तर प्रदेश हेतु आया है, जिसमें एससी एसटी दोनों है। 2022 का सेकेंड अमेंडमेंट है। और इस विधेयक के पारित होने के बाद विधेयक में उत्तर प्रदेश के 4 जिले हैं, चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर। यहाँ पर गौंड समुदाय इन 4 जिलों को एसटी में शामिल किया गया, एससी से हटाकर एसटी में किया गया। और धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगौंड, ये 5 उपजाति है गौंड की, ये भी एक तरीके से एसटी में शामिल हुई। तो ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तमिलनाडु के लिए ऑलरेडी आ चुका है, केवल एसटी एक्ट है ये। इसमें 2 जातियां हैं जो जनजाति में कन्वर्ट हो गई हैं तमिलनाडु में, एक है नारी कोरावन, एक है कुरी विक्रन। ये समुदाय कन्वर्ट हुआ है, एसटी में दर्जा मिला है। इसके अलावा यहाँ पर चौथा संशोधन हुआ 2022 में, जो कर्नाटक के लिए हुआ है। तो कर्नाटक का भी इंपॉर्टेंट आपका बनता है, कर्नाटक राज्य के यहाँ पर चौथा संशोधन विधेयक 2022 में। और इस विधेयक में पारित होने के बाद एसटी की सूची में कडू कुरुबा समुदाय के पर्याय के रूप में बेटा कुरुबा को शामिल किया गया है। तो कडू कुरुबा और बेटा कुरुबा ये शामिल हुआ है, एक तरीके से बेटा कुरुबा हुआ है, या फिर इसे कडू कुरुबा भी कहा जाता है। कर्नाटक में बेटा कुरुबा, कर्नाटक बेटा करना, कर्नाटक बेटा कुरुबा यहाँ पर शामिल हो गया है एसटी में, ठीक है। और हट्टी जनजाति हिमाचल प्रदेश की, ध्यान रखना, इसे एसटी में शामिल किया गया है। भिंजिया जनजाति छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट यहाँ पर 2023 वुमेन हॉकी जूनियर एशिया कप की उप विजेता देश कौन सा रहा? तो 2023 में महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का उप विजेता रहा है वो साउथ कोरिया रहा। मतलब यहाँ पर पूछा है भारत ने किसको हराया है? वुमेन एशिया हॉकी जो जूनियर एशिया कप हुआ है ना, वो हराया भारत ने साउथ कोरिया को। विजेता इंडिया रहा। ये हुआ कहाँ पर है? जापान में हुआ है। पुस्तक लेखक से 2 सवाल देखते हैं, ठीक है। सीता एन इलुस्ट्रेटेड रैटलिंग ऑफ रामायण पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सीता एन इलुस्ट्रेटेड रीटेलिंग ऑफ रामायण पुस्तक के लेखक है देवदत्त पटनायक, ठीक है। देवदत्त पटनायक, सीता रामायण, ये वाली पुस्तक देवदत्त पटनायक। अनटचेबल उपन्यास के लेखक कौन है? अभी एमटीएस हाल ही एग्जाम में सवाल था कि निम्नलिखित में से मुल्कराज आनंद का उपन्यास कौन सा नहीं? तो जहाँ पर सभी उपन्यास पता ही थे मैंने, कुल्ली उपन्यास था वो भी मुल्कराज आनंद का है। अनटचेबल अछूत उपन्यास भी 1935 में पब्लिश्ड मुल्कराज आनंद का है। तो इन मुल्कराज आनंद को पद्म भूषण दिया गया है 1968 में। अब इकोनॉमिक्स से 2 सवाल देखते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष क्या? वित्तीय वर्ष होता है 12 महीनों का, और भारत में वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से। जो बजट वगैरह आता है ना, वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग सब कुछ होता है, आर्थिक समीक्षा वगैरह। तो 1 अप्रैल से शुरू होता है वित्तीय वर्ष और 31 मार्च को भारत में खत्म होता है। और वित्तीय वर्ष का एक पूरा कैलेंडर वर्ष होता है 12 महीनों का, जिसकी अवधि में वित्तीय रिपोर्टिंग होती है, अकाउंटिंग वगैरह, बजटिंग वगैरह, पूरा एक वित्तीय वर्ष को कंसिडर करते हुए किया जाता है।
अब संयुक्त राज्य अमेरिका में यूएसए में वित्तीय वर्ष की अवधि अलग है, भारत में अलग है। भारत में शुरुआत होती है 1 अप्रैल से, आप टैक्स वगैरह पे करते हो सारा वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग। 31 मार्च से 1 अप्रैल है, ये इनके बीच में होता है। और यूएसए में इसकी शुरुआत होती है दोस्तों 1 अक्टूबर से, अब 10वें महीने से होती है, 1 अक्टूबर से होती है यूएसए में, और वो 30 सितंबर तक रहता है यूएसए में। ये अलग अलग है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल है माइक्रो फाइनेंस संबंधित है। माइक्रो फाइनेंस का सवाल पूछ लिया है, विकल्प आधारित सवाल है। ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी उन्मूलन और गरीब लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के लिए माइक्रो फाइनेंस की शुरुआत यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पॉलिटी से 2 सवाल देखते हैं। भारत में संसद के दोनों सदनों का चुनाव कौन कराता है? संसद के लोकसभा और राज्यसभा का चुनाव है वो भारत निर्वाचन आयोग कराता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा नहीं कि लोकसभा राज्यसभा का ही कराएं, ये राज्य की विधानसभा यानी एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का हो गया, राज्यसभा का उनका चुनाव, एमएलए ठीक है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होता है। इसके अतिरिक्त देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति इनका भी चुनाव कराता है भारत निर्वाचन आयोग। ये सभी चुनाव हैं वो निर्वाचन आयोग के द्वारा होते हैं। अब सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कराता है और संयुक्त बैठक बुलाता कौन? अब संयुक्त बैठक को बुलाते हैं राष्ट्रपति, बुलाता है मगर जाना भी है। संसद की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है किस आर्टिकल के तहत? अब बुलाता है आर्टिकल 108 के तहत। 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यदि अध्यक्ष उपस्थित ना हो तो डिप्टी स्पीकर कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर राज्य की डीपीएसपी में कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं है? राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ना उनमें से कौन सा नहीं है? अब नीति निर्देशक सिद्धांत आमतौर पर 3 प्रकार में वर्गीकृत करते हैं। इसमें समाजवादी सिद्धांत इंक्लूड रहते हैं, गांधीवादी सिद्धांत रहते हैं और उदार वाले रहते हैं। तो समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक सिद्धांत है ये इंक्लूड रहते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत में, ध्यान रखिएगा। समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। नेक्स्ट यहाँ पर विज्ञान से 2 सवाल कौन से वो देखते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम ग्रुप का कौन सा तत्व हवा के संपर्क में आने से गायब हो जाता है? दोस्तों फ्रांसियम एलिमेंट लास्ट में आपको फर्स्ट ग्रुप का मिलेगा Fr, वो हवा के कांटेक्ट में आते ही वैनिश हो जाएगा। कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वच्छ रखने के लिए मदद करता है? तो विटामिन ए है, आई के लिए भी अच्छा है और अपनी स्किन के लिए भी अच्छा है विटामिन ए। अब विविध से एक सवाल ये है जो कि एक तरीके से विश्व जीके का है। विश्व जीके का तो नहीं है, विश्व जीके का अलग है, ये अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा है, ये भी विविध में। बाकी सवाल है विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम कहाँ पर है? आपको पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा? तो बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है जो उड़ीसा में है, जो राउरकेला में है। तो राउरकेला उड़ीसा में, भुवनेश्वर में नहीं है, भुवनेश्वर मत कर देना। बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला उड़ीसा में है जो कि 5 जनवरी 2023 को ओपन हुआ है। इसकी जो दर्शकों की क्षमता है हॉकी देखने के लिए 20,011 दर्शक की बैठक क्षमता है और दुनिया का सबसे बड़ा क्षमता वाला हॉकी स्टेडियम है। अब विविध में विश्व जीके का भी एक सवाल आया है। अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज आपको पूछी, तो अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है दारी और पश्तो। दारी पश्तो है। अफगानिस्तान में फारसी भाषा का आधिकारिक नाम दरी है। तो दारी कहो, दरी कहो, ये फारसी भाषा को कहा जाता है। अफगानी फारसी भी कह सकते हो। तो दरी और पश्तो है अफगानिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज। पाकिस्तान की उर्दू है, बांग्लादेश की बंगाली है, चाइना की मैंडेरिन है, नेपाल की नेपाली है। अब इसी नेपाली को दोस्तों खासकुरा और गोरखाली भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। काश नेपाली ऑप्शन में ना मिले, आपको खासकुरा मिले, गोरखाली करें तो अब आप कर सकेंगे। फिलीपींस की टैगालॉग है। भूटान की याद रखिएगा जोंगखा। तो जोंगखा भूटान की है जोंगखा। म्यांमार की है ब्रमीज, माया कह सकते हो। श्रीलंका की शिहिला और तमिल है। मालदीव की है दिवेई, दिवेई है मालदीव की ऑफिशियल लैंग्वेज। अब सेकंड शिफ्ट का स्पोर्ट का एक फैक्ट आधारित सवाल पूछा गया है और हैंडबॉल का यहाँ पर वजन आपको पूछा है। तो हैंडबॉल का वजन होता है यहाँ पर, ये जो सवाल आप कहेंगे ये कैसा सवाल पूछेगा दोस्तों। मैंने एक बहुत समय पहले लगभग 2 महीने हो गए एक वीडियो डाला था कि एसएससी टीसीएस एक सवाल बार बार एक नया सवाल देखने को मिल रहा है स्पोर्ट का, जिसमें सारे इस प्रकार के मैंने फैक्ट बताए थे। यहाँ पर भी मैं बता दूंगा ये सभी फैक्ट। आप वीडियो देख लेना, टेलीग्राम पर पीडीएफ अवेलेबल है। आप सर्च करना स्पोर्ट ठीक है, स्पोर्ट लगा के टॉप ट्रेंडिंग जीके करना, आपको वीडियो मिल जाएगा। बहुत लंबा वीडियो विविध स्पोर्ट का। तो विविध स्पोर्ट में सवाल पूछा है। हैंडबॉल का वजन होता है दोस्तों लगभग 15 से 17 औंस होता है, यानी 425 से 475 ग्राम होता है। अब हैंडबॉल में वजन का भी नहीं, कौन सी साइज़ की फुटबॉल साइज़ 3 की यहाँ पर बात हो रही है, 425 से 475 ग्राम है। इस साइज़ 3 हैंडबॉल का जो व्यास डायमीटर होता है वो दोस्तों 7.3 इंच से लेकर 7.5 इंचेज होता है।
परिधि इसकी 23 से 24 इंच होती है या फिर 58 से 60 सेंटीमीटर होती है। इसी प्रकार आप वॉलीबॉल की देखेंगे, जो मैदान कोर्ट होता है वॉलीबॉल के यहाँ पर मैं एक तरीके से वजन की बात करूँ तो वो 9 से 10 औंस होता है, ठीक है। हैंडबॉल का वजन आपने देखा ज़्यादा होता है वॉलीबॉल से, 15 से 17 औंस होता है, और वॉलीबॉल का होता है 9 से 10 औंस होता है, यानी 260 से 280 ग्राम है। तो ये वॉलीबॉल के फैक्ट है। इसी प्रकार बास्केटबॉल है, इसका वजन काफ़ी ज़्यादा होता है, 22 औंस होता है बास्केटबॉल है। और बास्केटबॉल होप्स की ग्राउंड से ऊंचाई होती है 10 फीट। पूछा हुआ सवाल है। क्रिकेट है, क्रिकेट का जो यहाँ पर बॉल का वजन की बात करूँ तो 5.5 औंस होता है, यहाँ पर 155.9 ग्राम होता है। पिच की लंबाई 22 गज होती है। ये सभी सवाल हैं, ऑलरेडी मैंने फैक्ट में बता चुका हूँ। बैडमिंटन का जो कोर्ट होता है तो नेट की ऊंचाई कितनी होती है, 20 फुट होती है। यहाँ पर ये हाइट ऑफ नेट, ये चौड़ाई होती है 20 फीट है, बाकी ऊंचाई लगभग 5 फीट के आसपास रहती है। तो ये पूरा कबड्डी की बात करें, कबड्डी के भी पूछ ले मैदान का माप कितना होता है, तो पुरुषों के लिए 13 बाई 10 मीटर का होता है, और महिलाओं और जूनियर्स के लिए 11 बाई 8 मीटर का होता है। ये सभी पूछे हुए सवाल हैं। फुटबॉल है, फुटबॉल में आपको 90 गुणा 120 मीटर के मध्य होना चाहिए। फुटबॉल का जो रेशियो है लंबाई चौड़ाई का, लंबाई 90 से 120 मीटर के मध्य और चौड़ाई 45 से 90 मीटर के मध्य होगी। और सीनियर फुटबॉल के लिए जो फील्ड है वो 105 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा है। जो फीफा वगैरह में 105 मल्टीप्लाई 68 याद रखिएगा, 105 गुणा 68 है फुटबॉल ग्राउंड का माप है। और बाकी पूरा विस्तृत आप वीडियो देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा, सारे इसमें फैक्ट इंक्लूड है, सभी स्पोर्ट के आप देखेंगे। यहाँ पर टेनिस का है, टेबल टेनिस का है, शतरंज, नेट बॉल है, जो इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो सब कुछ है। अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं आप देख लेना PDF में। बाकी थर्ड शिफ्ट के 4 सितंबर में जीके के सवाल पूछे गए हैं, उस पर नज़र दौड़ाते हैं। सब्जेक्ट वाइज थर्ड शिफ्ट की बात करूं, कला संस्कृति से पूछे गए हैं, जो नृत्य उत्सव वगैरह से 2 सवाल, काफ़ी कम सवाल मिले हैं आपके थर्ड शिफ्ट में। यहाँ पर करंट अफेयर से 3 सवाल हैं, जनगणना से 1 सवाल है, इतिहास से 3 सवाल पूछे गए हैं, पुरस्कार से 1 सवाल है, पॉलिटी से 2, भूगोल से 2, योजना प्रोग्राम से 3 सवाल आ गए थर्ड शिफ्ट में। पुस्तक लेखक से 2, हमेशा पहले भी 2 आए हैं, अभी भी 2, विज्ञान से 2, विविध से 4 सवाल। तो ये थर्ड शिफ्ट का कुछ सिनेरियो है आपके सामने, 4 सितंबर के कौन से सब्जेक्ट से कौन से सवाल पूछे गए हैं। अब थर्ड शिफ्ट आप देखेंगे, कला संस्कृति नृत्य उत्सव से 2 सवाल कौन से हैं। किस शास्त्रीय नृत्य को जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है, यानी एनचेंट्रस कहा जाता है। तो एनचेंट्रस जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है, वो मोहिनी अट्टम को, मोहिनी है, मोहिनी कर दिया, जादू कर दिया। मोहिनी अट्टम नृत्य मोहिनी के नाम से बना है। मोहिनी रूप हिंदुओं के देव भगवान विष्णु ने धारण किया था ताकि बुरी ताकतों के ऊपर अच्छी ताकतों की विजय हो सके। तो यहाँ पर मोहिनी अट्टम है जादूगरनी का नृत्य। अगला सवाल, कौन सा नृत्य डंडारी नृत्य का हिस्सा है, जो दिवाली के बाद गोंड ट्राइब के द्वारा किया जाता है। अब डंडारी नृत्य का हिस्सा गुस्साड़ी नृत्य है। गुस्साड़ी नृत्य, भाई गुस्सा आ गया, डंडा मारेंगे तो गुस्सा आएगा ना, तो गुस्साड़ी नृत्य है डंडारी नृत्य शैली का हिस्सा, जो कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना में किया जाता है। तो भाई डंडा लगाएंगे तो आपको मालिश करनी है तेल से, तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश गुस्साड़ी और डंडारी नृत्य कहेंगे आंध्र प्रदेश में। और ये नृत्य होता है दिवाली के दरमियान होता है, दिवाली की कृष्ण पक्ष के 14वें दिन तक चलता है, पूर्णिमा से स्टार्ट होता है। करंट अफेयर से 3 सवाल थर्ड शिफ्ट के देखिएगा। 2022-23 में ईरानी कप कहाँ पर हुआ। अब ईरानी कप हुआ है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में 2022-23 में, जिसमें विजेता रही है शेष भारत है। शेष भारत और मध्य प्रदेश के मध्य हुआ है ईरानी कप 2022-23। प्लेयर ऑफ द मैच उसमें यशस्वी जायसवाल रही थी, तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। 2023-24 में अभी अक्टूबर में होगा ईरानी कप, जिसमें सौराष्ट्र और रेस्ट ऑफ इंडिया के मध्य होने वाला है 2023-24 में ईरानी कप। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन राजकोट में ये होगा दोस्तों 2023-24 का। किस नृत्य इतिहासकार को 2019 में क्षत्रिय नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए असम सरकार के द्वारा माधव देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब माधव देव पुरस्कार है डॉक्टर सुनील कोठारी को दिया गया है, असम सरकार ने दिया है क्षत्रिय नृत्य को लोकप्रिय। अब याद रखना है, सुनील कोठारी क्षत्रिय नृत्य, सुनील क्षत्रिय नृत्य, असम सरकार ने माधव देव पुरस्कार। 2019 का सवाल पूछा भाई। 2023 में ISSF वर्ल्ड कप में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते। भारत ने यहाँ पर 7 गोल्ड, 4 सिल्वर, 12 ब्रॉन्ज, टोटल यहाँ पर 23 मेडल जीते हैं इंडिया ने। इन 23 मेडल के साथ भारत की रैंक रही है 4थी, फर्स्ट रैंक रही है चाइना की। अब 7 गोल्ड कौन से हैं वो आपको देखना होगा, करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, तो ज़रूर इसको थोड़ा नोट कीजिएगा। जनगणना का एक सवाल है आ रहा है, तो एक सवाल जनगणना का यहाँ पर इस टाइप से आया है
किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश यूटी का न्यूनतम लिंगानुपात है? न्यूनतम स्टेट जो स्टेट विद लोवेस्ट फीमेल सेक्स रेशियो है वो हरियाणा है। हरियाणा स्टेट का लिंगानुपात सबसे कम है, 879 है, 879 है दोस्तों हरियाणा का। 2011 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल था। केरल का लिंगानुपात 1084। भारत का लिंगानुपात 943 स्त्रियां पर 1000 पुरुष पर 943 विमेन। भारत का लिंगानुपात 943। 2001 में भारत का 933 था। सबसे अधिक लिंगानुपात मैंने कहा केरल है, सेकेंड हाईएस्ट है पुदुचेरी का। यहाँ पर आपको पूछ ले केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है वो पुदुचेरी का है 1037। सबसे कम लिंगानुपात है वो दमन दीव का है दोस्तों 618 है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर हिस्ट्री से 3 सवाल पूछे गए थर्ड सेट में, देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 से संबंधित गलत कथन कौन सा है या फिर सही कथन कौन सा है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 स्वीकृति मिली थी 24 जुलाई 1935 को, लागू हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। अब 1935 है और 37 में लागू हो रहा, ध्यान रखना है, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता। पूछ रहे गलत कथन कौन सा है, यहाँ पर आपको 35 दे दे, आपके 35 में ही लागू होगा लेकिन 37 में हुआ है। 1935 के भारत शासन अधिनियम में हुआ क्या? तो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया गया। भारत शासन अधिनियम, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त हुआ लेकिन केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट हो गया। प्रांतों में द्वैध शासन हटाकर केंद्र में कर दिया गया और स्वायत्तता दी गई, ऑटोनॉमी दी गई। यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके वहाँ पर स्वशासन की स्थापना की गई है। तो प्रांतों के सभी विभागों पर मंत्रियों का नियंत्रण स्थापित एक तरीके से किया गया। अब ये केंद्र में द्वैध शासन हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। अब इस एक्ट में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, जिसमें राज्य और रियासतों को एक तिहाई की तरह माना गया, एक इकाई की तरह। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। इसके माध्यम से केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। द्विसदनीय विधानमंडल यहाँ पर हुआ और प्रांतों के बीच तथा केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों के समाधान के लिए दिल्ली में एक संघीय अदालत की स्थापना हुई। इस अधिनियम ने पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की और जो संघीय रेलवे प्राधिकरण की भी स्थापना इसके तहत हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इस दरमियान हुई है। तो ये एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला है 1857 की क्रांति में बिहार की तरफ से नेतृत्व किसने किया? अब बिहार में किया कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल और उनके सलाहकार बिरजिस कादिर एमदुल्ला लखनऊ के नेता थे। बेगम हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह बिहार कहो या फिर जगदीशपुर का नेतृत्व। कानपुर में किया नाना साहेब और तात्या टोपे ने। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और जनरल बख्त खान ने किया। बैरकपुर में किया मंगल पांडे ने नेतृत्व। पटना में किया पीर अली ने नेतृत्व। अब जगदीशपुर बिहार कहा गया कुंवर सिंह, पटना पीर अली, बैरकपुर मंगल पांडे, मेरठ में कदम सिंह ने किया, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने, बरेली में खान बहादुर ने किया, मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद और बनारस का नेतृत्व किया और तात्या टोपे हो गए, नाना साहेब हो गए, इन्होंने कानपुर का किया। ये सभी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर मौर्य वंश में बिंदुसार के बाद शासक कौन बना? बिंदुसार के बाद बना था अशोक। शुरुआत की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में। 322 ईस्वी में नंद साम्राज्य पर विजय करके चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर स्थापित किया मौर्य डायनेस्टी। उसके बाद आए बिंदुसार, फिर अशोक, फिर दशरथ मौर्य। अशोक के बाद आए दशरथ मौर्य। उसके बाद संप्रति, फिर शालिशुक, फिर देववर्मन, फिर सतधनवा, फिर यहाँ पर लास्ट में आपको मौर्य डायनेस्टी के शासक पूछे तो आप कहेंगे बृहद्रथ अंतिम शासक थे 185 में। बृहद्रथ को यहाँ पर हत्या कर दी थी पुष्यमित्र शुंग ने और शुंग डायनेस्टी की स्थापना एक तरीके से 185 ईस्वी में हत्या के दौरान। अब पुरस्कार से एक सवाल पूछा थर्ड सेट में, देखते हैं निम्नलिखित में से कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की प्रथम महिला है तन्वी शाह। ग्रैमी पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, इनका अलग से वीडियो डाला हुआ है दोस्तों, क्योंकि इस टाइप से सवाल मैंने देखा बार बार आ रहे हैं तो इनका मैंने डिटेल में वीडियो बनाया। पीडीएफ भी आप टेलीग्राम में देखेंगे। दिल्ली पुलिस वाली जो सीरीज चल रही है उसमें डाली हुई है हिस्ट्रिक जीके वाली। तन्वी शाह प्रथम है जिन्हें 2008 में दिया गया है। इनके साथ गुलजार थे, यार रहमान थे। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में बताएंगे तो समय लगेगा। काफ़ी जनों को दिया है, ग्रैमी अवार्ड है। रविशंकर को पहली बार। नेक्स्ट यहाँ पर पॉलिटी से 2 सवाल है। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? 42वां हुआ 1976 में, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि इसमें एक तो मौलिक कर्तव्य हैं वो ऐड किए गए हैं 42वें संविधान संशोधन में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। और प्रस्तावना में भी संशोधन हुआ है। 3 नए शब्द ऐड किए गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को।
नेक्स्ट यहाँ पर बात करें एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ इंडियन पार्लियामेंट यानी संसद की कार्यपालिका शक्तियों से आपको पूछा गया है। तो संसद की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करें तो कार्यपालिका संसद की कृत्यों और नीतियों के लिए जिम्मेदार है। संसद की नीतियों के लिए जो कृत्यों के लिए जिम्मेदार कार्यपालिका है। इसके अलावा कार्यपालिका की बात करें तो संसद को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए अनेक संवैधानिक उपाय प्राप्त हैं, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। तो ये कार्यपालिका पर किस प्रकार से संसद नियंत्रण रखती है, ये कार्यपालिका शक्ति संसद के पास है। यहाँ पर शून्यकाल, प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण सूचना, स्थगन प्रस्ताव आदि के माध्यम से नियंत्रण किया जाता है। नेक्स्ट सवाल भूगोल से 2 सवाल है, देखते हैं। भारत में कौन सी मानसूनी जलवायु है? भारत में है दोस्तों ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट, यानी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु भारत में है। और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है ये भूमध्य रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में होती है। और उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए सभी महीनों का तापमान औसतन कितना होना चाहिए? 18 से अधिक होना चाहिए। 18 से अधिक सभी महीनों का एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए एक उष्णकटिबंधीय जलवायु के लिए। ये यहाँ पर सूखा बहुत होता है। नेक्स्ट है केरल में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो मैंगो शोवर है केरल में मानसून से पहले होने वाली वर्षा को। नेक्स्ट सवाल योजना से पूछे गए हैं, 3 सवाल हैं, देखते हैं कौन से हैं योजना प्रोग्राम से। एक पूछा है ट्राइसैम प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? अब ट्राइसैम का मतलब है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ये है ट्राइसैम, यानी ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए किस प्रकार ट्रेनिंग देनी है। इसकी शुरुआत 1979 में हुई है। 1979 15 अगस्त 1979 को ट्राइसैम केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम की शुरुआत है। थोड़ा हटकर सवाल यहाँ पर पूछा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 18 से 35 आयु वर्ग के युवा है, उनके युवा को, ग्रामीण युवाओं की बात हो रही है, बीपीएल लोग हैं, उनको किस प्रकार तकनीकी और व्यावसायिक रूप से ट्रेनिंग दी जानी है, वो है ट्राइसैम का उद्देश्य। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बार बार आ रहा सवाल दोस्तों, नाबार्ड का कार्यक्रम है। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज कार्यक्रम 1992 में किया गया है नाबार्ड के द्वारा, जिसमें इस कार्यक्रम का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र को औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र से कनेक्ट करना है, ताकि यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए एक सेविंग खाता खोलने की अनुमति दी गई है। नाबार्ड का यहाँ पर ये पहल है। नाबार्ड यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना 1982 में हुई थी 12 जुलाई को। अगला सवाल है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किससे संबंधित है? यहाँ पर पूछा था कथन आधारित किससे संबंधित नहीं है इस टाइप से। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, जहाँ पर एक विकल्प था कि इसमें लैपटॉप दिए जाते, भाई लैपटॉप नहीं दिए जाते सीखो कमाओ योजना में। सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त युवाओं को पंजीकृत औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग की सुविधा देने हेतु मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है। अब ट्रेनिंग के दौरान आपको मिलेगी यहाँ पर एक तरीके से स्टाइपेंड मिलेगा, यानी आप प्रशिक्षण करेंगे, उस प्रशिक्षण के दौरान आपको मिलेगा कुछ वेतन, वो है सीखो कमाओ। आप सीख रहे हैं और वहाँ पर अर्निंग भी कर रहे हैं, तो ये मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना मध्य प्रदेश सरकार की। तो मध्य प्रदेश की युवा जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष है वो सीखने के साथ कमा सकते हैं। कमाएंगे कितने? 12वीं उत्तीर्ण को 8,000 रुपये, ITI उत्तीर्ण को 8500, डिप्लोमा उत्तीर्ण को 9,000, स्नातक उत्तीर्ण को 10,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। पुस्तक लेखक से 2 सवाल देखते हैं दोस्तों। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक किसकी है? तो नेल्सन मंडेला की पुस्तक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। सौरव गांगुली की पुस्तक कौन सी है? तो वो है ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। विज्ञान से 2 सवाल। ब्लड में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आप कहेंगे ब्लड में कैल्शियम की कमी से हाइपोकैल्सीमिया होता है। कैल्शियम की कमी है तो हाइपो, और कैल्शियम ज़्यादा है तो हाइपर है। हाइपर कैल्शियम यानी अतिरिक्त कैल्शियम ज़्यादा है, तो अतिरिक्त पैराथायरॉयड हार्मोन के कारण PTH के कारण होता है हाइपर कैल्सीमिया। और हाइपोकैल्सीमिया होता है ब्लड में आपके कैल्शियम है ही नहीं, ठीक है, सीरम कैल्शियम है कम, तो उस केस में आपका क्या कारण हो सकता है? विटामिन D की कमी के कारण हो सकता है, या फिर पैराथायरॉयड हार्मोन की कमी के कारण आपकी हाइपोकैल्सीमिया और अधिकता के कारण हाइपर कैल्सीमिया होता है, ठीक है। हॉर्स पावर का टर्म किसने दिया? हॉर्स पावर दिया है दोस्तों जेम्स वॉट ने। और एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं? 746 वॉट, काफ़ी बार पूछा जाता है। 746 वॉट होते हैं 1 HP 1 हॉर्स पावर में। हॉर्स पावर टर्म दी है जेम्स वॉट ने। भाप इंजन के उत्पादन की तुलना इन्होंने घोड़ों की शक्ति से की थी। इस प्रकार भाप इंजन है वो ताकतवर है। अब विविध से 4 सवाल देख लेते हैं। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पर है? चारों ही सवाल कहाँ से पूछा है। जगन्नाथ मंदिर है पुरी उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, और ये अवंती के राजा इंद्रद्युम्न ने पुरी जगन्नाथ में ये मंदिर बनाया। जगन्नाथ मंदिर पुरी में उड़ीसा में, अवंती के राजा इंद्रद्युम्न ने।
नेक्स्ट यहाँ पर महाबोधि विहार मंदिर कहाँ पर है? महाबोधि विहार मंदिर है बोध गया बिहार में। 2002 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित हुआ और गौतम बुद्ध ने यहाँ पर 6वीं शताब्दी में ज्ञान मिला है। महाबोधि विहार बौद्ध मंदिर, महाबोधि मंदिर बिहार बोध गया। नेक्स्ट यहाँ पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ पर है? तो अहमदाबाद गुजरात में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो लगभग 1982-83 में शुरुआत हुई है, जब उसका नाम था सरदार पटेल स्टेडियम, बाद में इसका नाम रखा गया है मोटेरा स्टेडियम भी रखा गया, अभी है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जिसकी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। दर्शकों के अकॉर्डिंग 1,32,000 यहाँ पर कैपेसिटी है दर्शकों की। अंतिम सवाल, बप्पा लाहिड़ी कहाँ से? बप्पा लाहिड़ी है दोस्तों, ये पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से बिलोंग रखते हैं। बप्पा लाहिड़ी हैं, जिसे बप्पीड़ा भी बोला जाता है। ये सिंगर है, कंपोजर है। इन्होंने 1986 में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था गिनीज बुक में, जिसमें एक वर्ष में सबसे अधिक 180 से अधिक गाने इन्होंने रिकॉर्ड किए थे। एक वर्ष में 180 गाने, आप कह सकते हो कितना बड़ा माइलस्टोन। अब इस टाइप से आपने देखा सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल। अब ब्रीफली देख लेते हैं फर्स्ट शिफ्ट में, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो ऑलरेडी आया हुआ है जिसमें मैंने डिटेल में बात की थी फर्स्ट शिफ्ट की, लेकिन आपको बता देता हूँ ब्रीफली, यानी सवाल और आंसर देखेंगे, बाकी डिटेल में आप देख चुके हो। प्रतिध्वनि के लिए क्या स्थिति होनी चाहिए? फर्स्ट शिफ्ट में ये सवाल आपके पूछे गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो विज्ञान से 1 सवाल है, पुस्तक लेखक से 2 सवाल, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में ही 2-2 सवाल है, भूगोल से 4, नृत्य उत्सव से 5, जनगणना से 1, करंट अफेयर से 5, पॉलिटी से 2, इतिहास से 2, अर्थशास्त्र से 2, विविध का 1 सवाल। देख लेते हैं कौन सी। प्रतिध्वनि है, इक्को है, ध्वनि टकरा कर वापस आ रही है, उसके लिए कंडीशन चाहिए आपकी कम से कम प्रेक्षक और ध्वनि सोर्स के मध्य डिस्टेंस है, जहाँ से टकरा रही है प्रावर्तक सतह और ध्वनि सोर्स के मध्य डिस्टेंस मिनिमम 17 मीटर है। ध्वनि जाने और आने में कम से कम 0.1 सेकंड का समय लेना चाहिए। ये 2 कंडीशन अनिवार्य हैं प्रतिध्वनि के लिए। पुस्तक और लेखक से 2 सवाल है। बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन, ये जो पुस्तक है ये है अरुणिमा सिन्हा की आत्मकथा बॉर्न अगेन ऑन द माउंटेन। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। एपीजे अब्दुल कलाम की ये इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, इंडोमिटेबल स्पिरिट है, ये सभी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और गांधी जी की जो आत्मकथा है वो है स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। और बात करूँ प्लेइंग इट माई वे, सचिन तेंदुलकर की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। एक अगेंस्ट और सानिया मिर्जा की है। द रेस ऑफ द माई लाइफ मिल्खा सिंह की है। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं। 6 मशीन है, क्रिश गेल की है। और बाकी ऑलरेडी सवाल यहाँ से भी काफ़ी पूछे गए हैं। अनसुटेबल बॉय इंपॉर्टेंट है, करण जोहर की। माइंड विदाउट फियर रजत गुप्ता की है। और इससे पहले आपके पूछा गया था कौन सा सवाल था, आयुष्मान खुराना की पुस्तक थी ये वाली, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी इन बॉलीवुड, आयुष्मान खुराना के आ चुका है एमटीएस में दोस्तों। और नेक्स्ट यहाँ पर अपन देख लेते हैं सवाल, सुंदरवन डेल्टा में कौन से वन होते हैं? तो सुंदरवन डेल्टा में वन पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। ये कहाँ पर डेल्टा है? तो ये है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में, जहाँ पर गंगा ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों का संगम होता है। नेक्स्ट है खारे पानी की झील कौन सी है? विकल्प आधारित सवाल है। सबसे बड़ी 2 खारे पानी की झील नाम आता है। सांबर झील सबसे बड़ी लार्जेस्ट इनलैंड खारे पानी की जो राजस्थान में है, और चिल्का झील है वो लेग्यून सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो उड़ीसा में है। और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है दोस्तों वुल्लर लेक जम्मू कश्मीर में। और विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है मिशिगन ह्यूरन झील है। यदि ये झीलें दोनों अलग अलग काउंट करें तो उस केस में सुपीरियर झील सबसे बड़ी हो जाएगी। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी पर है? तो आप कहेंगे ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 है सदिया और धुबरी को कनेक्ट करता है। असम में 891 किलोमीटर लेंथ है। 3 कोलम कोझिकोड केरल में है। और नेशनल वाटरवे 1 है प्रयागराज हल्दिया को कनेक्ट करता है गंगा भागीरथी और हुगली नदियों पर। अगला सवाल है अरब सागर में मुंबई का उच्च क्षेत्र जो मुंबई हाई फील्ड है, यहाँ पर तेल निकलता है, खनिज तेल निकलता है बॉम्बे हाई से। नृत्य उत्सव से 5 सवाल देखते हैं। झारखंड के किस त्योहार में साल वृक्ष की पूजा होती है? सरहुल। सरहुल त्योहार में साल वृक्ष की पूजा, सरहुल फेस्टिवल झारखंड में। संकीर्तन रास किस भारतीय नृत्य के महत्वपूर्ण भाग है? संकीर्तन और रास है मणिपुरी नृत्य के भाग। भारत में गजल किंग के नाम से किसे जाना जाता है? गजल किंग है दोस्तों जगजीत सिंह, और गजल क्वीन है वो बेगम अख्तर। 2023 में पद्मश्री पाने वाले कल्याण सुंदरम पिल्लाई किस डांस से संबंध रखते हैं? तो के सुंदरम पिल्लाई हैं भरतनाट्यम की तंजावुर शैली के डांसर। भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से हैं जिन्हें 2019 में दिया गया है भारत रत्न? तो ये है दोस्तों असम के गीतकार, असम से संगीतकार। जनगणना का सवाल, सबसे अधिक साक्षरता किसकी है? केरल की है। भारत की 74% है। सबसे अधिक केरल की है, केरल के बाद मिजोरम की। बाकी यूटी में सबसे अधिक लक्षद्वीप के, सबसे कम बिहार के हैं, बिहार से उससे सेकंड कम अरुणाचल प्रदेश। करंट अफेयर से 5 सवाल देखते हैं। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 में कितनी टीम होंगी? 23 का वर्ल्ड कप भारत में हो रहा है, 10 टीम भाग ले रही है यहाँ पर। और भारत में जो फाइनल होगा वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा अहमदाबाद में। भारत इससे पहले 1987, 96 और 2011 वर्ल्ड कप में को होस्ट रह चुका है।
37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होगा? 37वां दोस्तों होगा गोवा में, 38वां होगा उत्तराखंड में और 36वां जो हो चुका है 2022 में वो गुजरात में हुआ है, गुजरात की 6 सिटी में, जिसमें फर्स्ट रैंक आई है सर्विसेज की। मेडल में सबसे अधिक मेडल जीते हैं वो दोस्तों महाराष्ट्र ने जीते हैं, तो राज्य में फर्स्ट रैंक महाराष्ट्र की है, बाकी गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग सर्विसेज यहाँ पर टॉप किया है। और नेक्स्ट यहाँ पर सबसे बेस्ट जो एथलीट का अवार्ड दिया गया है पुरुषों में वो साजन प्रकाश को मिला है, तो ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 36वें में। महिला में दिया गया है हर्षिका रामचंद्रा। बैडमिंटन स्टार गैटोसोरा किस राज्य से है? तो अरुणाचल प्रदेश से है गैटोसोरा। नन्हे मुन्ने स्टार है बैडमिंटन के, अंडर 9 में ये वर्ल्ड कप यहाँ पर जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता है। डेयरी किसानों के लिए हिमाचल प्रदेश की कोई योजना से सवाल पूछा तो हिमगंगा योजना हो सकता है, नॉट श्योर क्योंकि ऑप्शन आधारित है। छऊ नृत्य में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 किसे मिला है? जो फरवरी 2023 में ये अवार्ड मिले हैं, 21 के अवार्ड है। छऊ डांस में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला है भुवन कुमार को। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो जो डांस है उसमें जो अवार्ड मिला संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो 2023 में दिए गए 21 वाले, कथक में शमा भाटे, कथकली में आई.आर. पिल्लई, कुचिपुड़ी एन सेल्जा, मणिपुरी में टी.आई. देवी, मोहिनीअट्टम में नीना प्रसाद, कुटियाट्टम में कलामंडलम गिरिजा, भरतनाट्यम में जयलक्ष्मी ईश्वर है। ये अवार्ड सभी है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड है। बाकी नेक्स्ट वाला है राज्य के चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति आर्टिकल 243 के तहत राज्य के चुनाव आयुक्त है तो राज्यपाल है, और बाकी यहाँ पर केंद्र के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति। आर्टिकल 51A में क्या है? आपके फंडामेंटल ड्यूटीज है, 1976 में ऐड हुए हैं 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट यहाँ पर इतिहास से 2 सवाल। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली असेंबली में बम किसने फेंका? तो भगत सिंह और बट्टू केशवर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका। मजदूर विरोधी बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिल, इन बिलों के विरोध में बम फेंका। किसी को नुकसान नहीं हुआ। बहनों को सुनाने के लिए विस्फोट की बहुत ऊंचे शब्द की आवश्यकता है, इस प्रकार उन्होंने पर्चे बांटे ये लिखकर, ताकि यहाँ पर जगह सुनाया जा सके बहनों को। और इसके बाद बम कांड के बाद इन पर मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई, जिसमें भगत सिंह जी, राजगुरु जी और सुखदेव जी है। नेक्स्ट यहाँ पर बाल विवाह निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 1929 में। आपको पूछ ले सती प्रथा तो आप कहेंगे 1829, बाल विवाह 1929, ठीक है। तो ये बाल विवाह है जिसे शारदा एक्ट भी कहा जाता है। इसके प्रायोजक हैं हरविलास शारदा। 1929 में पास हुआ बाल विवाह का। विधवा पुनर्विवाह 1856 में हुआ है, उस समय गवर्नर था कैनिंग। सती प्रथा अंत गवर्नर था बेंटिंग, राजा राममोहन राय है। और नेक्स्ट सवाल अर्थशास्त्र से 2 सवाल। कौन सी मुद्रा की विशेषता नहीं है? तो अपनी जो करेंसी मनी है वो दोस्तों ड्यूरेबल है, पोर्टेबल है, डिवाइजिबिलिटी है, यूनिफॉर्मिटी है, लिमिटेड सप्लाई है और एक्सेप्टेबिलिटी, ये उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक से सवाल पूछा तो स्मॉल फाइनेंस बैंक किसको लोन देती है? तो लघु वित्त बैंक है तो लघु व्यवसाय को देगी, छोटे और सीमांत किसानों को देगी, सूक्ष्म और लघु उद्योगों को देगी, असंगठित जो उद्योग है उनको देगी, एक ऋण प्रदान करती है। सबसे पहले जो स्मॉल फाइनेंस बैंक थी वो कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, 2016 में आई थी। और टोटल अभी 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक आप देख सकते हो। सवाल पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक नहीं है, तो ये सभी 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक आपके सामने हैं, जिसमें उज्जीवन है, जन स्मॉल है, इक्विटास है, एयू है, कैपिटल है, सबसे पहले फिनकेयर है, ESAF है, नॉर्थ ईस्ट है, सूर्योदय है और उत्कर्ष है, शिवालिक है, यूनिटी है। ये 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब विविध का एक सवाल है, कालिदास सम्मान कौन सा राज्य देता है? तो ये सम्मान देता है मध्य प्रदेश। 1980 से कालिदास सम्मान की शुरुआत हुई, MP में दिया जाता है। 2022 में कालिदास सम्मान दिया गया है PT वेंकटेश कुमार को। इस टाइप आपने देखे तीनों सेट में पूछे गए 75 GK के सवाल हैं, एक एक करके सारे सवाल यहाँ पर कंप्लीट होते हुए। PDF फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एफर्ट के लिए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत 50% कैंडिडेट वीडियो देखते हो और सब्सक्राइब नहीं करते, गलत बात है। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।